गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। अब अपन ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़ रहे थे। अपन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इनमें अपन ने भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कल पढ़ा था। इससे पहले पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पढ़ा था। अब है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा देखो, महासागरों में जो लहरें उठती हैं या ज्वार उठता है, उसे ज्वारीय ऊर्जा, जो लहरें उठती हैं स्पीड से, उनमें जो लहरें ऊपर उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं, और जो लहरें नीचे उतरती हैं उसे भाटा। ज्वार भाटा आपने सुना होगा ना। तो ये ज्वारीय लहरें वही हैं। ज्वारीय लहरों से जो जल ऊपर उठता है उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह किसमें की जाती है? उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का वितरण समुद्र के संकर मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। बांध बनाकर जो लहरें ऊपर उठती हैं या पानी जो ऊपर उठता है उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब यह रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है ज्वारीय ऊर्जा? रूस, फ्रांस और भारत में। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। अब ज्वारीय ऊर्जा किसे, जैसे देखो समुद्र में ये लहरें उठती है ना, तो जो लहर ऊपर, जैसे ऊपर उठने को ही ज्वार कहते हैं, और जब लहरें नीचे उतरती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आपने सुना होगा। तो ये जो लहरें ऊपर उठती हैं, इसमें क्या होता है कि ये किनारों पर बांध बनाए जाते हैं और उनमें एक टरबाइन लगाया जाता है, जो कि जब यह जल ऊपर उठकर और उन टरबाइन से टकराता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो उसमें स्टोर हो जाती है। जैसे अपने पवन ऊर्जा में भी पढ़ा था, सौर ऊर्जा में भी और भूतापीय ऊर्जा में भी पढ़ा था ना। तो वो टरबाइन लगाई जाती है। जब ये जल उससे टकराएगा तो वो घूमेगी और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब इस ऊर्जा से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं? ज्वारीय ऊर्जा से यह प्रदूषण मुक्त होती है और असमाप्य है, क्योंकि समुद्र में अपने यहाँ 71% भाग में जल है ना, तो इसमें जब ये महासागरों में जो लहरें उठती हैं उनके द्वारा जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनसे यह ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब यह असमाप्य है, क्योंकि पानी से बनाई जाती है तो यह असमाप्य है और यह प्रदूषण मुक्त है। कितने क्षेत्रों में की जाती है यह? रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ के खाड़ी में, गुजरात में। ठीक है ना। अब देखो इसके लाभ लिख देते हैं हम, सभी के लिखे ना। लाभ है, यह एक प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, क्योंकि पानी के द्वारा बनाई जाती है ना। दूसरा असमाप्य है, पानी के द्वारा बनाई जाती है तो यह असमाप्य है कि हमेशा, जैसे जब पृथ्वी पर इतने अधिक भाग में पानी है तो यह कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए यह असमाप्य है। अब इसके लाभ तो ये हो गए। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानि कौन कौन सी हैं ये देखो। इसमें हानियों में वन्य जीव आवास का नष्ट होना। वन्य जीव आवास का नष्ट होना। अब यह किस प्रकार से होता है? वन्य जीव आवास का नष्ट
जो जानवर रहते हैं, जैसे महासागरों में जो जानवर रहते हैं, वो क्या होते हैं कि जब ये लहरें ऊपर उठती हैं तो इसके साथ, क्योंकि स्पीड तेज होती है ना पानी की, तो जब ये लहरें ऊपर उठती हैं तो इनके साथ ये ऊपर चले जाते हैं, और फिर ये जब नीचे आती हैं तो नीचे, क्योंकि ये स्पीड से होता है तो काफ़ी ये जानवरों का नुकसान हो जाता है। इससे उनमें हानि होती है वन्य जीव प्राणियों की, जो समुद्र में रहते हैं या जो तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं इनसे, ज्वार से। जब यह ज्वार पानी में उठता है ना तो इसकी स्पीड काफ़ी होती है। जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो स्पीड से उठती है ना लहरें, तो जो ऊपर उठता है पानी उन लहरों के साथ, उसे ही ज्वार कहते हैं। और जब नीचे उतरता है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, जो समुद्रों में आता है वही है ये। उसके द्वारा जब ऊपर उठता है या जो टरबाइन लगाए होते हैं उनसे टकराकर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोहन में कठिन, दोहन में कठिन का मतलब क्या है? दोहन में कठिन होता है कि जो यह है बांध वगैरह जो बनाए जाते हैं समुद्री किनारों पर या तटीय क्षेत्रों पर, तो उनमें इसको प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ ज्वार पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक क्रिया हो गई ना ये ज्वार उठना। ज्वार, अब पानी को तो अपन एक साथ उठा नहीं सकते, वो तो ज्वार तो स्वाभाविक रूप से उठता है, प्राकृतिक रूप से उठता है ना पानी में। जब लहरें चलती हैं तो वो काफी ऊंची मात्रा में उठता है और फिर नीचे गिरता है। तो जब यह ज्वार उठता है तो इसमें ये क्या है कि अगर प्राकृतिक रूप से यह नहीं उठेगा तो प्राकृतिक रूप से इसको अपन, तो इसको बनाना या दोहन करना इसका कठिन है। ठीक है, अब देखो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ज्वार के द्वारा उत्पन्न होती है। अब ज्वार किसे कहते हैं यह भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। ज्वार महासागरीय लहरों के साथ जो जल ऊपर उठता है, तेज स्पीड से उठता है, उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है ना। और इनके द्वारा ही यह बांध बनाए जाते हैं तटीय क्षेत्रों में, और उनमें टरबाइन लगाए जाते हैं जो घूमते हैं। ठीक है ना, जो वो घूमते हैं, उनसे जब यह ज्वार ऊपर उठता है, पानी जो ऊपर उठता है, यह जब उनसे स्पीड से टकराता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह स्टोर हो जाती है। इसी से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह किन किन देशों में होती है? अभी अपन ने पढ़ा था ये किन किन देशों में होती है। यह रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः उत्पन्न होती है। अब इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यह महासागरों में ही यह ज्वार उत्पन्न होता है और तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब इसके लाभ क्या क्या है? एक तो प्रदूषण मुक्त है, दूसरा असमाप्य संसाधन है, जो पानी के महासागरों से के पानी के द्वारा उत्पन्न होता है ना, इसलिए असमाप्य, कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। अब इसकी हानि क्या क्या है? वन्यजीव आवास को नष्ट कर देती है। ये जो ज्वार तेज उठता है तो वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको यह नष्ट कर देती है। दोहन में कठिन है, बनाने में यह कठिन है। अब अगली है बायोगैस। यह आपके आ गया होगा समझ में, ज्वारीय ऊर्जा। अब अगला है बायोगैस। बायोगैस, अब इसमें देखो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। बायोगैस किससे बनती है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट से मतलब क्या है कि जैसे जीव जंतु मर जाते हैं उनके जो अवशेष से बनती है, या मृत पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके द्वारा यह गैस बनाई जाती है। पशुओं के गोबर से बनाई जाती है, और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है कि रसोई के काम में आने वाली जो चीजें हैं उनके अपशिष्ट से उसको एक प्रक्रिया द्वारा, जैसे गोबर गैस अपने गाँव में नहीं सुना है, उसे बायोगैस ही है वो, कि उसको एक कंडा सा बनाकर और उसमें जो पशुओं का अपने गोबर होता है उसको डालकर वो ऊपर से बंद कर दिया जाता है, उससे गैस उत्पन्न होती है, जो कि घरेलू कार्यों के लिए, खाना बनाने में, ये घरेलू कार्य के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है, इसे बायोगैस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किचन के अपशिष्ट से, पशुओं के गोबर से
पेड़ पौधों के मृत के अवशेष से जो गैस बनाई जाती है उसे बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, अब जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इन दोनों को क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होता है उसको इकट्ठा करके उससे क्या कौन सी गैस बनती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अब उसको रिफाइंड करके फिर बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जलाने के काम आती है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पाद होता है। जैव खाद का उत्पाद होता है। अब इसे में देखो किन किन कार्यों में आती है ये, खाना बनाने, घर में खाना बनाने और विद्युत उत्पाद चलाने के लिए, घरेलू विद्युत उत्पाद चलाने के लिए काम में ली जाती है। अब इसे जैसे जो इनके बायोगैस में जो अपशिष्ट के द्वारा बायोगैस उत्पन्न की जाती है उसमें कौन कौन सी गैसें मिली हुई होती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बायोगैस किस में काम में आती है, घरेलू कार्यों में, खाना बनाने और घर में जो विद्युत उत्पादन है, जैसे अपने पंखा चला लिया, गीजर चला लिया, हीटर चला लिया, इनके काम में वो गैस जो बायोगैस अपन उत्पन्न करते हैं वो आती है। अब ऊर्जा के जो ये अपन ने पढ़े हैं बायोगैस और ये, इससे पहले पढ़ा अपन ने ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद में है ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विज्ञान बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा को बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभिकारी करे और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। अब देखो अपन ने ये जितनी भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में अपन ने पवन ऊर्जा पढ़ा, सौर ऊर्जा पढ़ा, भूतापीय ऊर्जा पढ़ा, ठीक है, अब परमाणु ऊर्जा पढ़ा, ज्वारीय ऊर्जा पढ़ा है और बायोगैस पढ़ा। ठीक है, अब ये सारी ही जो मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न की जाती हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता है, असमाप्य हैं। ठीक है, अब इनका अगर ऊर्जा का इसमें ये बताया गया है कि अगर ऊर्जा का अपन ने सही मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया, या क्योंकि जैसे अपन ने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये पढ़े थे, तो अगर उनको तो क्या है वो तो समाप्य है, एक बार यूज करने के बाद वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये असमाप्य संसाधन है ऊर्जा के, जो जैसे बायोगैस है यह अपशिष्ट से बनती है तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं। ज्वारीय गैस है, ज्वारीय लहरों के द्वारा बनती है पानी में। इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा है या भूतापीय ऊर्जा है जो भूमि के अंदर ताप है उससे बनाई जाती है। ये पढ़ी थी ना अपन ने। सौर ऊर्जा है जो सूर्य से अपन को प्रकाश मिलता है। अगर इनका सही तरीके से अपन उपयोग नहीं करेंगे तो ऊर्जा का संरक्षण क्या है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है। क्योंकि अगर इनका सही मात्रा में अपन उपयोग नहीं करेंगे तो यह अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे अब देखो अधिक जनसंख्या बढ़ने से अपन को ये विकल्प ढूंढने पड़े ना कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की अपन ने, बायोगैस से ऊर्जा प्राप्त की अपन ने, और परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की। क्योंकि प्राकृतिक जो ऊर्जा है, जो परंपरागत स्रोत अपन ने पढ़े थे ऊर्जा के, वो तो समाप्य है। तो जो असमाप्य संसाधन है उनका प्रयोग अपन को अधिक से अधिक करना चाहिए, लेकिन इनका भी प्रयोग अपन को इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि यह समाप्त नहीं हो या ज्यादा से ज्यादा अपन इसका उत्पादन कर सके। वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इनको एक तो प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जैसे जल है, सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो अपन ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे तो वो हानिकारक गैसें अपने तक पहुंच जाएंगी।
तो उसका उपयोग अपन नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा की बचत है। अब यह लेसन पूरा हो गया है आपका। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत अपन ने पढ़ लिए थे। अब आप कल करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। ये छोटे क्वेश्चन जितने आपको मिल जाएंगे उतने कर लेना, इसके आगे अपन कल करेंगे।